ठीक है, अब देखिए, अब मैं लिखता हूं। अब जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करना है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया है ना, मतलब थीटा इज 0, दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 है, अभी आ चुका है। अब हमें पता करना है कि वेदर द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट और द टू लाइंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डेल्टा था आपका पेयर ऑफ लाइंस होने के लिए कंडीशन, यही आपका ए एच जी, यही चीज कॉलम में लिख लेते हैं, फिर बी और एफ यहाँ और सी। दिस शुड बी 0 फॉर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम में x1 का कोफिशिएंट था, सेकंड कॉलम में y1 का कोफिशिएंट था और थर्ड कॉलम कांस्टेंट था। ठीक है, आप क्या करिए, बैक तीनों इक्वेशन जनरेट कर, ax1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल टू 0, hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू 0 और gx1 प्लस fy1 एंड प्लस c इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन बैक आप जनरेट कर लिए, क्योंकि यहीं से आप यहां तक आए थे, रिवर्स में आप तीनों इक्वेशन जनरेट कर दिए। ये x1 y1 उन उस पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इतना हमें मालूम है ना। अब क्या करना है, तो देखिए, जैसे इन तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, जब थीटा 0 होता होगा तो ये दो वेराइटी का सेट ऑफ इक्वेशन आएगा। जैसे एक है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू, एक ये होगा। दूसरी वेराइटी क्या होगी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। समझिए, ये दो वेराइटी है। अब जरा बताइए कि पहली वेराइटी का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ, पहली वेराइटी का मतलब ये तीनों इक्वेशन एक ही है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। इनफैक्ट ये x1 y1 है, x1 y1 जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी में लिखा हुआ है, x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये तीन कंडीशन है, तीनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आया, एक ही, तीनों इक्वेशन एक में ही कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब एक इक्वेशन का जितना पॉइंट ऑफ इंटर जितना सॉल्यूशन होता होगा उतना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो x आप रखेंगे y वो बताते जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। अब बताइए कि दो लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होता है, जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो, है ना, हर जगह मिलती ही जाएगी। तो इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये फर्स्ट केस हो गया कोइंसिडेंट का, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का कंक्लूजन तो ये है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, और तीसरे का है x प्लस वाई प्लस 4/3 इज 0। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को ही आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा एक्स वाई ले जिसका सम -1 हो गया, तो अब उसी एक्स वाई का सम -4/3 तो नहीं हो सकता ना, नहीं, आंसर मिलाने के लिए अलग होता रहता है एग्जामिनेशन में, नहीं मिलता है तो लगा दो, कर दो, लेकिन ऐसे नहीं होता है, सही में, सही मायने में होता नहीं है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू या तो -1 होगी या -4/3 होगी, दोनों साथ साथ कभी हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये पेयर ऑफ लाइंस ऐसी लाइंस है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक्स और वाई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो दो लाइन का कब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल हो और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। समझ गए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको कि यूज करके इन दो चीज में आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि वेदर द टू गिवन लाइंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस और कोइंसिडेंट। इफ थीटा कम्स आउट टू बी एंगल बिटवीन लाइन 0 आ गया, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, इतना तो श्योर है कि या तो लाइन कोइंसिडेंट है या पैरेलल है ना। सीधा पैरेलल कह दिया, कोइंसिडेंट करके ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो पैरेलल मारिए, लेकिन जब ये दोनों दे दिया है तो दोनों में से कौन सा है वो बताना होगा। ठीक है, तो इन्हीं दो में से कोई ना कोई एक
केस आएगा, जिस केस को देख करके आप जज करेंगे कि आपका जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कोइंसिडेंट है या पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस। जैसे देखिए, जैसे दो लाइन में ले लेता हूं, ये x प्लस वाई प्लस 1 और इंटू x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, अब देखिए क्या क्या सब है। a इज 1, b इज 1, h इज 1, है ना, g इज -1 -1/2, f इज -1/2 और c इज -2। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल, इससे कंपेयर करके मैंने सब कुछ लिख दिया। ठीक, अब जरा देखिए, डेल्टा आपका है ahg 1 माइनस हाफ 1 और माइनस हाफ, फिर यही चीज कॉलम में लिख लीजिए। b आपका है 1 और f माइनस हाफ, ठीक है, और c आपका है 2। ये कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? तो देखिए, दो रो आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एक्सपांड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्टकट में देख करके पकड़ने का तरीका है जो आगे आप सीखेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जब करें। ठीक, तो डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस है। अब देखिए, अब तीन इक्वेशन जो आपको जनरेट करनी है वो x, मतलब इस कॉलम में x का कोफिशिएंट, इसमें y का कोफिशिएंट, x1 y1 को मैंने x और y किया तो लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस हाफ इक्वल टू 0। ठीक, c -2 यहाँ पर, ठीक है, x प्लस वाई माइनस हाफ इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन माइनस हाफ x माइनस हाफ y और -2 इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसको लिख के देखिए, थर्ड इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू, ये दोनों तो एक तरह का है और इसकी अलग राग है ना, तो दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है ना, जिसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था, जैसे देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब थीटा इज 0, एंगल बिटवीन लाइंस इज 0। बंद हो गया। यार बहुत देर साथ दिया है, बहुत देर रहा लगातार है, बस एक बार। ठीक है, समझ गए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो ही आपको इक्वेशन आएगी, है ना, x प्लस वाई माइनस हाफ इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू। ठीक, और इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस। ठीक, और h स्क्वायर इक्वल टू a b है, a b का 0 h a b 1 है। ठीक, हाँ, एंगल जब एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस देखना हो तो सीधा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया तो थीटा इज 0। लेकिन अब थीटा 0 में ये क्या है कि वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, तब ये देखना जरूरी, तब आपको इन तीन इक्वेशन को निकालना जरूरी है। ठीक है, और इन तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही देखिए कोइंसिडेंट बाय द वे लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ये लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही लाइन आ जाएगी, ये पेयर ऑफ लाइंस है और हमें मालूम है कि दोनों कोइंसिडेंट हैं, दोनों एक ही लाइन है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट सबको निकालना a is 1, b is 1, h is 1, g भी 1 है, f भी 1 है और c भी, सब तो 1 ही है। देखिए सब 1 आ गया, तो डेल्टा आप लिखिए, है ना, यही डिटर्मिनेंट है a h g, यही कॉलम में। ठीक, अब इसको लिख डालिए, देखिए सब 1 1 है ना, तो सब क्लियर है, ये x हो गया, ये y का कोफिशिएंट हो गया, तो तीनों इक्वेशन एक ही हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड से भी वही है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल, है ना, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तीनों का कंक्लूजन यही है, तो देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दो लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना, तभी ऐसा हो सकता है, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, समझ गए? अब जरा देखिए, अब जैसे आपको लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहता है निकालने के, तो आप तो इससे देख करके निकाल ही लेंगे, है ना, बाय द इंटरसेक्टिंग होती होगी लाइन और यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता होगा, तो अपने आप दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आ गया। जब दो नहीं दिया तब तीसरे के पास में जाते हैं, देख रहे हैं, और इसमें यही आया कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम आ जाती है, उसके बाद थर्ड को हम देखते हैं कि थर्ड भी उसी तरह का है कि नहीं है, उसी तरह का है तो इसका मतलब कोइंसिडेंट है लाइन। थर्ड जब डिफरेंट है इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय नॉन जीरो डिस्टेंस। ठीक, शॉर्टकट में इसी को लिखने का तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका वो बता देता हूं कि जैसे ये आपका है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको आप डिफरेंशिएट करिए with respect to x taking y as constant, taking y as constant। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग y as constant, तब लिख के देखिए क्या आता है, 2ax प्लस ऑफ 2hy प्लस 2g आ जाएगा। अब जरा देखिए तो ये वही है, ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0 है, फिर अब डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग x एज कांस्टेंट, x एज कांस्टेंट। अब देखिए 2by 2hx प्लस 2f इक्वल टू 0, अब इसको अरेंज कर लीजिए, hx प्लस by एंड प्लस f इक्वल टू 0 आ गया। अब जरा देखिए तो आपका डेल्टा का जो फर्स्ट दो रो था वो यही सब था, a h g नहीं, ठीक है, यही 0 हो जाए तो पेयर ऑफ लाइन। देखिए फर्स्ट रो में जो है इसी फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है, तो इस तरह से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग y एज कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग x एज कांस्टेंट, दोनों को सॉल्व करेंगे, बाय द वे लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेक्निक का यूज करके जब पेयर ऑफ लाइंस है
तो आप पेयर ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, और बाकी कोनिक सेक्शन में उसके भी इक्वेशन का फॉर्म इसी तरह का होता है। इसी में से कुछ टर्म लेकर के कोनिक सेक्शन का इक्वेशन लिखा आता है। तो उस कोनिक सेक्शन का सेंटर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। आप सर्कल के इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, इलिप्स का सेंटर निकालना हो, यही काम करिए, उसका सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही हाइपरबोला होता है, उसका सेंटर निकालना, यही काम करिए, आ जाएगा अपने आप, है ना। तो सेंटर निकालने के लिए इस शॉर्टकट टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, समझिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे लाइन की इक्वेशन में हमने ऐसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आ रही है वो लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब कतई ये नहीं इस दिमाग में लाना है कि ये दोनों लाइन वही दोनों लाइन जिसका कंबाइंड इक्वेशन लिखा गया। समझ गए, ये इल्यूजन होगा, ये नहीं करना है, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होगी ना, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी। ये वही दो लाइन है जो उस पॉइंट से पास होती है, ये वही दो लाइन नहीं है जिसका इक्वेशन लिखा हुआ है। समझ गए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि डिफरेंशिएट करके बैठ गया और अब क्या तो लाइन आ ही गई। अब ये लाइन नहीं आई है, ये लाइन नहीं है, ये कोई और लाइन है जो उसी पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो कई बार हो सकता है स्पेशल केस में वही वो लाइन भी आ जाएगी, तो किसी ने मान ली गलती से दिखा दिया, आप दिमाग में बैठा के बैठ गए। कभी ये होता ही है, वही आता ही है, क्योंकि वो स्पेशल था, वो जनरल नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो लाइन डिफरेंशिएट करने के बाद वही लाइन आ जाए संयोग से, लेकिन नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। समझ गए कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इस पेयर ऑफ लाइंस में इसका यूज करते हैं, और बाकी कोनिक सेक्शन के केस में उस कोनिक सेक्शन का सेंटर निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, इन तीनों में सेंटर होता है। इन तीनों का सेंटर निकालने के लिए आप सेम टेक्निक का यूज करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, और सॉल्व कर लें, सेंटर आ जाए। सिर्फ एक पैराबोला ऐसा कोनिक है जिसमें सेंटर नहीं आता, तो वो अपने आप उसमें बता देगा कि मैं पैराबोला हूं। क्यों? डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2 = 0, तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, जब ऐसा करे तो इसका मतलब वो पैराबोला है। समझ गए, पेयर ऑफ लाइंस नहीं है और तब सेंटर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब पैराबोला है। ठीक, इसको समझ गए। तो अब दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी आसान काम है, नहीं कभी भी आप कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंशिएट करके दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही x1 और y1 होगा, x1 और y1 होगा। x1 y1 को रख करके बैक आप स्मॉल x स्मॉल y में कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन करके जैसे आपको पेयर ऑफ लाइंस दे दिया है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 इज पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ओरिजिन को मैंने शिफ्ट करवा दिया। ये अपना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं कैपिटल एक्स प्लस x1, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस y1। अब इस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखते तब तो देख चुके हैं कि यही आएगा, by² + 2hxy = 0। यही आना है। जब ओरिजिन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर शिफ्ट करवा दे तो यही आएगा इक्वेशन। अब जरा देखिए, अब इसका पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स निकालना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स। ये तो हमने सीखा था, x² - y² अपॉन a - b = xy/h। स्मॉल एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स आ गया, स्मॉल वाई की जगह पर कैपिटल वाई आ गया, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब बैक हमें
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी चेंज करना हो तो लिख सकते हैं स्मॉल एक्स माइनस x1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई माइनस y1 का स्क्वायर और अपॉन a माइनस b स्मॉल एक्स माइनस x1 स्मॉल वाई माइनस y1 अपॉन h। अब ये x1 y1 निकालना तो प्रॉब्लम नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग y एज कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है टेकिंग x एज कांस्टेंट, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो x और y आएगा वही तो x1 y1 है, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो x1 y1 आ गया तो बैक आप स्मॉल x स्मॉल y में खूब मजे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम था कि ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ लाइंस के पेयर ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन, उसका यूज करके हमने जनरल इक्वेशन का पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स हमने निकाल लिया है ना। ये जनरल इक्वेशन है जो पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसके पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का भी इक्वेशन अपने पास। ठीक समझ गए? अब जरा देखिए, जैसे आपको कहता है कि इफ y इक्वल टू 2x is equation of one of the angle bisectors of pair of lines, angle bisectors of pair of lines, say a times x minus 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू या प्लस ऑफ टू एच एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अनदर बाइसेक्टर। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अनदर बाइसेक्टर। क्वेश्चन समझ गए कि y इक्वल टू 2x एक है, एक बाइसेक्टर का इक्वेशन है इस पेयर ऑफ लाइंस के बीच के एक एंगल का, तो कह रहा है दूसरे एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन बता। ठीक है, मैंने तो सजा के दे दिया है, तो हो सकता है कि आपको बिखेर करके दे, नहीं तो अरेंज सबको समेटना है। बताइए। आ गया कि नहीं? कितना आया है? बाइसेक्टर का इक्वेशन स्क्वायर में कहां से आ गया? लाइन होती है बाइसेक्टर में,
सेक्टर तो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ अनदर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर एक लाइन है। देखिए जैसे इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। यही है जिसमें x माइनस 1 है आपका कैपिटल एक्स, y माइनस 2 है कैपिटल वाई, नहीं है? ये ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। अब जो आपका एक बाइसेक्टर दिया हुआ है उसको भी चेंज कर लीजिए, y के जगह पर y प्लस 2, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1। ये आपका y इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब बताइए कि इस पेयर ऑफ लाइंस का एक बाइसेक्टर y इक्वल टू 2x है, तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा? माइनस एक्स बाई 2। बोथ बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दोनों बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है, और ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस है, तो बाइसेक्टर भी ओरिजिन से ही पास होगा, नहीं होगा? बाइसेक्टर भी ओरिजिन से ही पास होगा। ठीक है, तब देखिए ये आ गया 2y माइनस एक्स, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 0 आ गया। चूंकि एक बाइसेक्टर का स्लोप 2 है तो दूसरे का पक्का -1/2 होगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है। ठीक, और चारों की चारों लाइन ओरिजिन से पास होगी। चारों मतलब दो लाइन जो दी हुई है वो, और दोनों बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पर है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही एंगल बाइसेक्टर पास होगा। तब कैपिटल एक्स के फर्क दीजिए, स्मॉल एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है अनदर बाइसेक्टर। समझ गए? इसमें हमें लाइन जानने की जरूरत नहीं है, लाइन क्या है नहीं। बाइसेक्टर दे दिया एक, काफी है। एक बाइसेक्टर दे दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया तो काफी है। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,2 पर, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में। ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में ये 1,2 है। वही कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए है 0,0। ठीक है, कैपिटल एक्स को 0 करे तो स्मॉल एक्स इज 1, कैपिटल वाई को 0 करे तो स्मॉल वाई इज 2। समझ गए? तो ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक जिसको लेकर के आप ये पढ़ते हैं पेयर ऑफ लाइंस। ऐसे पेयर ऑफ लाइंस स्पेशली मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए पढ़ते हैं वो पूरे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में यूज होता है। जैसे कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो, इंक्लूसिव ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन है lx प्लस my इक्वल टू n। समझ गए कि कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो, पेयर ऑफ लाइंस हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, कोई भी हो, इस वैरायटी का कोई भी इक्वेशन दिख गया है ना, और कहता है कि एक कर्व है जो जिसका इक्वेशन इस तरह का है, और एक लाइन है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB, ये लिखना। समझ गए? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB, ये लिखना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लाइन की इक्वेशन से 1 निकालते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन कहते हैं, है ना। लाइन की इक्वेशन से 1 निकालिए और इस सेकंड डिग्री कर्व के इक्वेशन को होमोजेनस बनाइए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर
प्लस 2hxy, है ना, ये तीनों 2 डिग्री का टर्म खुद है। नेक्स्ट जो आ गया आपका 2gx, ये 1 डिग्री का है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर, और 2fy ये भी 1 डिग्री का है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर, और प्लस c है, ये कांस्टेंट है, इसको पूरा ही सपोर्ट देना होगा, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है ना, हर टर्म की डिग्री 2 है, हर टर्म की डिग्री 2 है। ठीक है, इसमें तीन ही तरह का टर्म होगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, ये तीन ही वैरायटी का टर्म। और इस तरह से जो इक्वेशन आप लिखते हैं वो किसका इक्वेशन होता है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन में ये तीन ही वैरायटी का टर्म होता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। इस पूरे इक्वेशन में देखिए कहीं भी आपको इन तीन के अलावा कोई भी फोर्थ वैरायटी नहीं दिखेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स इंटू वाई, ये तीन तरह का टर्म है। अब ये इसी का इक्वेशन क्यों है, ओए और ओबी का इक्वेशन? तो इसका जवाब मैं देता हूं। एक तो ये है कि ये ओरिजिन से पास होने वाले दोनों लाइन की इक्वेशन देता है ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि अब ए और बी का कोऑर्डिनेट ले लें। जैसे ए का कोऑर्डिनेट लेकर के दिखा देता हूं तो बी के लिए भी वही होगा। जैसे ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मैं ले लूं तो x1 y1 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, lx1 प्लस my1 और अपॉन n मस्ट बी 1 होना चाहिए। दूसरी बात कि x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, तो कर्व के इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 एंड प्लस c मस्ट बी 0 होना चाहिए। अब जरा इसी x1 y1 को अपने इस इक्वेशन में रख के देखिए तो सेटिस्फाई करता है। x1 y1 रखें इसमें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 डालें और इसका यूज करें। ये सब जो तीन मैंने अंडरलाइन किया है, ये तीनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, आ जाएगी। lx1 प्लस my1 अपॉन n इज 1, इसलिए तीनों 1 हो गया। अब तीनों 1 होने के बाद जो एक्सप्रेशन रह गया वो क्या रहेगा, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c एंड दिस इज 0। क्यों? ये कंडीशन सही है। इसका मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है, कर दिया सेटिस्फाई। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन की ये इक्वेशन है, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही दिखा सकते हैं कि b का कोऑर्डिनेट x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से, है ना। तो अब देखिए ये ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन की इक्वेशन है और एक ये दो अलग अलग पॉइंट आ गया, एक आ गया a और दूसरा आ गया b, जहां से ये इक्वेशन, ये कर्व पास होता है जिसका भी इक्वेशन होता हो। लेकिन ये इक्वेशन तो पेयर ऑफ लाइंस का है, जो दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो एक लाइन इसमें से OA और दूसरी लाइन OB हो गई, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इन दोनों में से एक लाइन O और A को ज्वाइन करने वाली लाइन है और दूसरी लाइन O और B को ज्वाइन करने वाली। समझ गए? तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन, जिसका यूज करके आप कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो और एक लाइन है, उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पेयर ऑफ लाइंस OA और OB लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यही लाइन कहेगा परपेंडिकुलर है वगैरह वगैरह है, तो अब ये पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0, है ना। x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 कर दीजिए तो आपको आ जाएगा कंडीशन। ठीक, समझ गए? ये सब जो है ये सब बार बार यूज होते रहता है, बहुत जगह पर ये यूज होता है।
किसी का अभी तक क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है, किसी का था, 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई थी और एक थर्ड लाइन है। हाँ देखिए, ये आपका है, कह रहा है द कंडीशन ऑन ए एंड बी, द कंडीशन ऑन ए एंड बी such that कहता है the portion of the line ठीक है, ax plus by minus 1 equal to 0 intercepted between, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, और भी तरीका है, between the lines, लेकिन और सब में लेंदी होगा और इसमें आप खूब आराम से निकाल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। between the lines ax plus y equal to 0, ठीक है, एंड अच्छा ये भी नहीं है, ये तो आसान है, एंड x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सब इसमें 0 नहीं देकर के c दे दिया होता कुछ, है ना, कांस्टेंट कोई नंबर और होता, हाँ तब थोड़ा सा जो है काम होता है ना। सबटेंड्स अ राइट एंगल, चलिए इसको मैंने लिख दिया, कर देता हूं, सबटेंड्स अ राइट एंगल at the origin, ठीक है। अब इसको भी आप यूज करके आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों लाइन जो सेकंड और थर्ड लाइन है, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, Yes, ओरिजिन sir. से पास होने वाली लाइन है। ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ठीक। और एक थर्ड लाइन कह रहा है द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, है ना, ये वाली लाइन है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइंस दिस एंड दैट, सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो, समझ गया, ये एंगल 90 डिग्री। यहाँ तो आसान है, ये दोनों लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है, ठीक है, ये थर्ड लाइन कहीं ना कहीं कट करेगी, है ना। अब देखिए इसका एक का स्लोप कितना है, ax प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस ax, है ना, तो ये तो आसान सा है निकला, x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन x, सॉरी y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन b और इंटू x, ठीक है। तो एक का स्लोप है माइनस a1, ठीक है, दूसरे का स्लोप है माइनस 1 अपॉन बी, दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, तब जाकर के लाइन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज -1, तो आसान निकला, m1 m2 -1 करिए, ठीक है। अब इसमें कोई दूसरा दे देता, जो कोई कर्व देता, चलिए मैं ही एग्जांपल लेता हूँ, है ना, मुझे लगा कि ये हो सकता है उसमें सी दिया होगा कुछ और तब ओरिजिन से ज्वाइन करवाया होगा, उस केस में भी कर सकते हैं। कर्व का नाम नहीं पूछना है, बिल्कुल नहीं पूछना है, पेयर ऑफ लाइंस हो या सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो,